Class 10th students, we are continuing manufacturing industries and today's topic is locational factor of industries. So first of all, write a question. What are the locational factors of industries? What are the locational factors of industries? Have you Can I written? answer? Repeat. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ritika, repeat. What are the main कोई भी repeat locational करो. factor of industry? What are the locational feature of industries? फैक्टर्स है ना. Ma'am, please repeat. नया इंडस्ट्री किसी जगह पे लगाना है तो क्या क्या फेवरेबल फैक्टर्स देखेंगे, इसी को कहते हैं लोकेशनल फैक्टर. इंडस्ट्री लगाने के लिए कुछ फेवरेबल फैक्टर्स चाहिए. हाँ बोलो. मैम फैक्टर या फीचर? फैक्टर्स. फैक्टर्स. FACTORS. फैक्टर्स. What are the favorable factors for industrial location, or what are the factors for industrial location? तो हम लोग फैक्टर्स यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. हाँ, तो फैक्टर्स में लिखना शुरू करो. हम बीच बीच में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन भी करेंगे, तो लिखना शुरू करो. A industry can be established with the help of following favorable factors. An industry can be established with the following. The industry can be established with the following favorable factors. आवाज आज क्लियर है ना? हाँ? Yes. Following favorable factors. Number one. हाँ, number one लिखो. Availability of raw material. Point number one. Numbering करके लिखो. Availability of raw material. availability of raw material. Raw material. अब इसके डिटेल में लिखो, है ना. एक लाइन का डिटेल एक एग्जांपल के साथ बता देते हैं, वो एक डिटेल लिखो. फॉर एग्जांपल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री is located. हम इसी पॉइंट में ना, इसी का डिटेल है, ये एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री is located on the place where iron ore, coal, etc. are found. Iron ore, coal, etc. are found or available. Repeat. An industry can be established with the help of following favorable factors. First, availability of raw material. For example, iron and steel industry is located on the place where iron ore, coal, etc. are available. Very good. Rishika is speaking. Ma'am, Shambhavi. Shambhavi, okay. ठीक है ना. तो जैसे एक एग्जांपल हम लोग दिए कि आयरन एंड स्टील के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, जहाँ अवेलेबल होगा वहीं पे हम इंडस्ट्री लगाते हैं. जैसे कोल है, आयरन ओर है, लाइमस्टोन है, कई सारे रॉ मटेरियल की जरूरत होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में. तो जो हेवी मटेरियल है ना, तो उसी के पास इंडस्ट्री लगाया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाया जा सके, है ना. ट्रांसपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है हेवी मटेरियल को. अगर लाइट रॉ मटेरियल है तो हम उसको दूसरे जगह भी इंडस्ट्री को लगा सकते हैं. ठीक है. जैसे एक एग्जांपल देते हैं तुम्हें. जैसे वॉच मेकिंग इंडस्ट्री है ना, घड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री है, तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो बन जाते हैं उसको हम कहीं से कहीं ले जा करके और उसकी असेंबलिंग कर सकते हैं.
तो उसके लिए कोई बात नहीं है, वो कहीं भी इस्टेब्लिश हो सकता है। लेकिन अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाना है तो ज़्यादा प्रीफर किसको करेंगे? जहाँ पर कॉटन का कल्टीवेशन हो रहा है उसी के आसपास। तो इंडिया में तुम देखोगे कि महाराष्ट्र और गुजरात ये सब कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, वहाँ कॉटन का एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज वहीं लगाए गए हैं। तो जहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहीं पे इंडस्ट्री लगाते हैं। शुगर केन भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि शुगर मिल्स वहीं लगाया जाता है जहाँ की शुगर केन ग्रो करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत हेवी और बल्की रॉ मटेरियल है, इसको दूसरी जगह ले जाने में बहुत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है। तो इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल सबसे पहला फैक्टर है। दूसरा लिखो, नंबर 2, लेबर। and write one line for its detail. Some example. हाँ, cheap labor in हाँ, in large number is also required. Cheap labor in large number, बहुत सारे लेबरर्स की जरूरत होती है। Cheap labor in large number is required. Third point, write the third point, capital. Huge capital investment is required for large scale industries. Huge capital investment. Huge capital investment is required for large scale industries. Banks, insurance companies, etc. Banks, insurance companies, etc. are helpful in this. Fourth point, power. Industries are Power located, and market. हाँ, पावर, पहले पावर लिखो, है ना? ये कौन सा पॉइंट नंबर हो गया? फोर्थ पॉइंट, पावर। Fourth point. Yes. और के डिटेल में लिखो कि plenty of electricity is required to run the industry. Plenty of Power or energy is required to run the industries. इंडस्ट्री चलाने के लिए बहुत बिजली चाहिए, है ना? तो ये चाहे तो थर्मल पावर से, हाइडल पावर से, जो भी सोर्स हो, और हमें बिजली की बहुत जरूरत होती है इंडस्ट्री चलाने के लिए। Is required to run the industries. मैम हाँ, बोलो। Yes. So you have written about availability of raw material, labor. मैम पावर दोबारा बुलवा दीजिए। पावर के डिटेल में तुम खुद से लिख सकते हो कि लॉट ऑफ हाइडल एंड थर्मल पावर और एनी सोर्स ऑफ पावर इज रिक्वायर्ड टू रन द इंडस्ट्री. Lot of power or plenty of power is required to run the industries. And fifth point लिखो, market. There should be demand of the manufactured goods. Market के डिटेल में लिखो, there should be demand for manufactured goods in the national and international market. क्या लिखे? There should be demand. and there should be Demand for demand manufactured for goods manufacturing national- goods in national market. In national and international market.
तो तुम लोग कितने पॉइंट्स लिख लिए? 5 पॉइंट्स मैम है ना। और 6 पॉइंट में एक ये भी ऐड करो, ये वेल डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एसेंशियल। वेल डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एसेंशियल। well developed Means of transport and communication is also essential. देखना जिसका माइक अनम्यूट रखे हो ना, उसके घर से आवाज नहीं आनी चाहिए, दूसरे बच्चे को डिस्टरबेंस होगा, है ना। देखते रहो। तो लास्ट में क्या लिखे कि वेल डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड या इज ऑल्सो एसेंशियल। तो इंडस्ट्री हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? हमें रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होना चाहिए, चीप लेबर अवेलेबल होना चाहिए। चीप लेबर मतलब सस्ते दर पे वर्क फोर्स जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग होने चाहिए, जो कैपिटलिस्ट हो या बैंक या इंश्योरेंस कंपनी, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कैपिटल प्रोवाइड करती है, तो वो सब होना चाहिए। फिर पावर, चाहे तो हाइडल पावर अवेलेबल हो, न्यूक्लियर पावर हो या थर्मल पावर हो। इंडिया में सबसे ज़्यादा थर्मल पावर जनरेट करते हैं और उसके बाद ही हाइडल पावर का ये पोजीशन है। और मार्केट का मतलब समझ गए कि बिना डिमांड के हम किसी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, उन्हीं गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है जो डिमांड में है, मार्केट जिसकी है ऑलरेडी, चाहे वो नेशनल मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो। ठीक है, अब तुम यहाँ से देखो, ये पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, स्क्रीन शेयर हो रहा है, बोलो। यस मैम। yes ma'am yes ma'am Yes. Possible to find all these factors available at one place। ठीक है ना, एक ही जगह पे ये सारे फैक्टर नहीं भी मिल सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि कौन से फैक्टर का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो उसी को प्रेफरेंस देते हैं। Consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost। ठीक है ना, चाहे तो वहाँ पे अवेलेबल हो ये फैक्टर्स, या अगर एक दो फैक्टर अवेलेबल नहीं भी है तो उसको अरेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल देखो कि किसी रिमोट एरिया में, किसी मिनरल बेल्ट में अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाते हैं और वहाँ पे लेबर नहीं है, तो लेबर तो माइग्रेट करके भी आ जाते हैं, दूसरे स्टेट से उनको मंगा लिया जाता है लेबरर्स को। तुम लोग देखते ही हो कि इतने बिहार यूपी से इतने सारे लेबरर्स जाते हैं, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कई तरफ जाते हैं लेबरर्स। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग ये कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स, अर्बनाइजेशन फॉलोज। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ भी इंडस्ट्री लग जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ टाउन शुरू हो जाएगा। ठीक है, बोकारो में सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगा, उसके बाद बोकारो एक प्लांट सिटी डेवलप हो गया। तो सिटी के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन। Growth of towns and cities is known as urbanization। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ क्या शुरू हो जाता है, अर्बनाइजेशन शुरू हो जाता है। Sometimes industries are located or near the cities, thus industrialization and urbanization go hand in hand। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन भी दोनों साथ साथ चलता है, चाहे तो कहीं पे अर्बनाइजेशन पहले से है और वहीं पे उसके नज़दीक में, माने उसके टाउन एरिया से थोड़ा सा हटकर इंडस्ट्री लगाते हैं कि अर्बनाइजेशन का फ़ायदा मिल सके। क्योंकि अर्बन एरिया का क्या फ़ायदा मिलता है इंडस्ट्रीज़ को कि बैंक ये सब इजीली मिल जाते हैं, वर्कर्स मिल जाते हैं, जितना भी हमें कोई भी तरह का असिस्टेंस चाहिए, एडवाइस चाहिए, वो अर्बन एरिया से मिल जाते हैं। जैसे तुम एग्जाम्पल देखो दिल्ली का, न्यू दिल्ली का, है ना। दिल्ली क्या है, इंडिया का कैपिटल है, तो वहाँ बहुत तरह के फैसिलिटीज़ हैं, बैंकिंग भी है, इंश्योरेंस भी है, ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ है। और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो लेबरर्स कहीं से भी आ सकते हैं,
बिहार, यूपी, उड़ीसा, बंगाल, कहीं के भी लेबर वहाँ जा सकते हैं। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन वेल डेवलप्ड है, रोडवेज, रेलवेज वेल डेवलप्ड है, तो लेबरर्स को बुलाया जा सकता है। तो दिल्ली जैसे सिटी के आसपास ना बहुत सारे इंडस्ट्रीज ग्रो कर गए हैं। हाँ, तुम कोई एग्जाम्पल तुम कुछ देख सकते हो, जैसे है ना साहिबाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, हाँ इस तरह के बहुत सारे प्लेसेस के नाम तुम गिना सकते हो जो दिल्ली के आसपास, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश का रीजन है, उन सब में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। इसको क्या कहते हैं? एग्लोमरेशन इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ से फिर से देखो, cities provide market and also provide services such as banking, transport, insurance, labor, consultants, financial advice, etc. to the industry. Many industries tend to come together to make the use of the advantages offered by the urban centers known as agglomeration economy. तो दिल्ली के पास एग्जाम्पल, एग्लोमरेशन मतलब हाँ, दिल्ली के पास एग्लोमरेशन इकोनॉमी का एग्जाम्पल है कि दिल्ली के आसपास बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप कर गए हैं, है ना। एग्जाम्पल तुमको हम दिए, जैसे क्या क्या है, साहिबाबाद, बबराला, सोनीपत, गाजियाबाद, ऐसे करके तुम बहुत सारे प्लेसेस के नाम बोल सकते हो। Are you listening? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. हमें स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर हट गया ना, यहाँ से भी हटा हुआ है, तो जाऊँ देख लेते हैं। शेयर अब हो गया? यस स्क्रीन शेयर हो रहा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ, Yes, ma'am, हो रहा है। व्हाट इज एग्लोमरेशन इकोनॉमी? ये क्वेश्चन लिखो तो, व्हाट इज एग्लोमरेशन इकोनॉमी? I'm spelling. एग्लोमरेशन, AGGLOMERATION, एग्लोमरेशन इकोनॉमी। आंसर लिखो, when many industries, are you writing? When Yes, यस मैम पेज शेयर हो रहा है ना, किताब का पेज? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ देखो, when many industries tend to come together, when many industries tend to come together to make use of the advantages offered by the urban centers like, advantages क्या क्या हैं वो लिखते हैं, like banking, insurance, transport। मैम अर्बन के बाद मैम अर्बन सेंटर्स के Many बाद industries tend to come together to make use of advantages offered by the urban centers like banking, insurance, transport, financial advice, etc. is known as agglomeration economy. लाइक करके जो एग्जांपल दिए हो ना, उसको तुम ब्रैकेट में भी रख सकते हो और उसके बाद लिखो इज नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमी। एग्जाम्पल भी लिख दो। फॉर एग्जाम्पल
दिल्ली इंडस्ट्रियल रीजन, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इंडस्ट्रियल रीजन। उसी तरह से मुंबई अहमदाबाद का भी इंडस्ट्रियल रीजन है। तमिलनाडु में चेन्नई के आसपास एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी के, जहां बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो करते करते इंडस्ट्रीज का एक ग्रुप बन जाता है, एक झुंड बन जाता है, तो उसको कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी। और ये एग्लोमरेशन इकोनॉमी क्यों बनता है? क्योंकि पहले से वहाँ ऑलरेडी एक बहुत बड़ा टाउन है, एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन टाउन है जैसे दिल्ली है, तो उससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। क्या क्या फायदा मिलता है इंडस्ट्रीज को? बैंकिंग की फैसिलिटी मिलती है, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, लेबर, कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल एडवाइस, सब कुछ मिलता है वहाँ पर। इंश्योरेंस। हाँ, तो इसीलिए वो एग्लोमरेशन इकोनॉमी बन जाती है। और उसका तुम एक एग्जांपल लिखे ना कि दिल्ली, फॉर एग्जांपल दिल्ली इंडस्ट्रियल, दिल्ली इंडस्ट्रियल रीजन। हाँ, लिखिए मैम। दिल्ली इंडस्ट्रियल रीजन को हम क्या कहेंगे? वही अर्बन ये हो गया, एग्लोमरेशन इकोनॉमी हो गया वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री वहाँ पर क्लस्टर हो गए हैं, झुंड बन गए हैं। तुम जब दिल्ली जाते होगे तो जैसे ट्रेन आगे बढ़ते जाती है ना दिल्ली के आसपास आने के बाद, तो तुम कई सारे देखोगे स्टेशन छोटे छोटे, सब अर्बन एरिया कहते हैं उसको। तो साहिबाबाद, गाजियाबाद ऐसे करके बहुत सारे आते जाएंगे, और सब ये नोएडा। हाँ, दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश का ये एडजॉइनिंग एरिया है, समझ गए? तो यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज का क्लस्टर है, झुंड है, इसलिए इसको कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी। क्योंकि इन सारे इंडस्ट्रीज को एक लोकेशनल फैक्टर का फायदा मिलता है कि दिल्ली से इनको बैंकिंग, इंश्योरेंस, मार्केट, लेबर, सब का फायदा मिलता है, फाइनेंशियल एडवाइस मिलता है, सब कुछ मिलता है, इसलिए ये हो गया एग्लोमरेशन इकोनॉमी। ग्रेजुअली a large industry agglomeration takes place. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन प्लेसेस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ठीक है ना, जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल करते थे ब्रिटिशर्स, तो क्या था कि वो लोग अपने फायदे के हिसाब से देखते थे, अपना कन्वीनियंस देखते थे। उनको क्या कन्वीनियंट था? क्योंकि वो सी के रास्ते से आते थे, तो मुंबई सी पोर्ट हो गया, कोलकाता भी रिवराइन पोर्ट हो गया, और चेन्नई भी एक पोर्ट सिटी हो गया। तो सी पोर्ट वाले सिटीज़ को ये लोग सेलेक्ट किए थे इंडस्ट्री लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ से इनको थ्रू ओवरसीज ट्रेड फायदा मिलता था, है ना। तो लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो फिर और सारे जगह भी इंडस्ट्री लगाए जाने लगे। अभी इंडिया के मैप में देखोगे ना इंडस्ट्रियल लोकेशन, तो तुम देखोगे कि एक इंडस्ट्रियल रीजन है दिल्ली के आसपास, दूसरा इंडस्ट्रियल रीजन है वेस्ट में, जो कि मुंबई और अहमदाबाद को ज्वाइन करते हुए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है। साउथ में चेन्नई के पास बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है। फिर ईस्ट में जो है ना वेस्ट बंगाल में वो दुर्गापुर और रानीगंज ऐसे करके जो बहुत सारे प्लेसेस हैं, बोकारो, ये सब मिलाते हुए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन है। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो 4 बड़े इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन हैं। एक नॉर्थ में दिल्ली, वेस्ट में मुंबई, साउथ में चेन्नई और ईस्ट में कोलकाता के आसपास। तो इंडिपेंडेंस के पहले मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को ब्रिटिशर्स प्रीफर करते थे इंडस्ट्री लगाने के लिए। Consequently, there emerged certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by a huge agricultural rural hinterland, है ना। अब एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड, जैसे खास करके ना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तुम ये देखोगे कि जहाँ इंडस्ट्री लगाए हैं उसके आसपास जो विलेज एरिया है, रूरल एरिया है, वो उसका रॉ मटेरियल बेल्ट होता है। जैसे कॉटन कल्टीवेशन हो रहा है और सारे मुंबई और अहमदाबाद के आसपास इंडस्ट्री लगे हुए हैं, तो उन इंडस्ट्रीज का हिंटरलैंड क्या हो गया? वहाँ के आसपास के सारे रूरल एरियाज।
हिंटरलैंड मतलब जो इंडस्ट्री अपने पास के रीजन से कनेक्टेड है, उस पूरे रीजन को उस इंडस्ट्री का हिंटरलैंड कहेंगे। अब यहाँ देखो एक डायग्राम बनाया हुआ है और उसको देखो, ये देख रहे हो डायग्राम, इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज का एक डायग्राम है, इसको देखो। इंडस्ट्री का मार्केट के साथ कनेक्शन। तो सबसे पहले क्या लिखा है, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसमें देखो इनपुट्स, इनपुट्स क्या क्या डालते हैं इंडस्ट्री में, रॉ मटेरियल चाहिए, कंपोनेंट्स पार्ट्स चाहिए, मशीन टूल्स चाहिए, और उसको क्या चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ का इनपुट हो गया एक इंडस्ट्री के लिए, ये सारी चीज़ चाहिए। और उसके बाद क्या चाहिए, इन सारे ट्रांसपोर्टेशन वेल डेवलप्ड होना चाहिए, चाहे तो रोडवेज, रेलवेज जो भी है उसको वेल डेवलप्ड होना चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन को किससे कनेक्टेड होना चाहिए, फैक्ट्री से। और फैक्ट्री में जो आउटपुट होगा, मतलब फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होगा, जो फिनिश्ड गुड्स तैयार होगा, उसको कहेंगे आउटपुट। तो फिर आउटपुट के लिए फिर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि उसको हमको मार्केट तक पहुंचाना है। तो फिनिश्ड गुड्स को मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, और मार्केट में जाने के बाद क्या जनरेट हो जाता है, मनी जनरेट हो जाता है। मार्केट में सेल करने के बाद मनी आ जाता है। अब मनी को फिर कहाँ ले जाएंगे हम, फिर ले जाएंगे इनपुट में, ठीक है ना। मनी को कहाँ जरूरत पड़ेगी, फिर से इनपुट के लिए, क्योंकि मनी से हम बहुत सारे ये सारे फैक्टर्स के लिए मनी चाहिए, ठीक है ना। ये फ्लो चार्ट समझ गए। मेन इज द इनपुट, इनपुट को फैक्ट्री तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, और फैक्ट्री में जब वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो फिर ट्रांसपोर्ट करके मार्केट, और फिर मार्केट से मनी, और मनी टू इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और भी कोई डायग्राम है, देखो तो, नहीं ना, नहीं। तो आज क्या क्या पढ़ लिए तुम लोग, मेनली यही पढ़े, इंडस्ट्रियल लोकेशन के फैक्टर्स, और उसी का ये डायग्राम है। अब डिसाइड करना पड़ता है इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए कि इंडस्ट्री का लोकेशन कहाँ करेंगे। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट, जहाँ पर हमें सबसे कम खर्च आएगा इंडस्ट्री को लोकेशन करने में, तो वही चीज़ हम प्रीफर करेंगे। लिस्ट कॉस्ट देखते हैं, ठीक है ना। जैसे तुम्हें बताएं कि कोल, आयरन और ये बहुत हेवी मटेरियल है, हेवी रॉ मटेरियल है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कॉस्टली होता है। तो इसलिए इंडस्ट्री को हम मिनरल बेल्ट में ही लगा देते हैं। लेकिन बाकी जो हल्के रॉ मटेरियल है, लाइट मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल, उसको हम कहीं दूर भी ले जा सकते हैं। उसका एक एग्जांपल देखो कि जो थ्रेड बन जाता है कॉटन से, यार्न बन जाता है, तो यार्न को फिर हम कहीं भी ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं और दूसरे जगह भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा लेते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो ये लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। द की टू decision of the factory location is the least cost, इसको अंडरलाइन करो, least cost. Government policies and specialized labor also influence the location of industry. तो ये location of industry पे क्वेश्चन आता है जरूर कि what are the or which place would you like to select for location of iron and steel industry, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है जिसमें तुमको अपना व्यू पॉइंट देना है। एक और ये डायग्राम देखो, आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, मतलब कि जो लीस्ट कॉस्ट वाला है ना, उसका डायग्राम ये है, दिस वन। तो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, जहाँ पे इंडस्ट्री लगाना है वहाँ तक रॉ मटेरियल लाने में क्या कॉस्ट पड़ रहा है, पहले ये देखेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का कॉस्ट देखा जाता है। डिसीजन टू लोकेट द फैक्ट्री एट साइट, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों पहले देख लेंगे, ये ऊपर का ये तीनों, ठीक है ना। और तब डिसाइड करेंगे कि फैक्ट्री का लोकेशन कहाँ होना चाहिए।
डिस्ट्रीब्यूशन करने में क्या कन्वीनियंट है, जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने में क्या खर्च आ रहा है। सबसे पहले क्या देखेंगे, रॉ मटेरियल को देखेंगे और फिर प्रोडक्शन का कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट, और उस हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं कि फैक्ट्री को कहाँ पे लोकेट किया जाए। तो ये डायग्राम है लीस्ट कॉस्ट फैक्टर ऑफ लीस्ट कॉस्ट लोकेशन। Industries are located at the place where the cost is least. अब अगले क्लास में हम लोग ना क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ बातें करो, कुछ बताओ, कुछ पूछना है तो बोलो। मैम मिसअंडरस्टैंडिंग का टेस्ट होगा। हाँ, टेस्ट तो इसी से होगा, होना चाहिए इसी से। सुमन कुमारी, सुमीत, सुप्रिया, तरुण सब प्रेजेंट है ना क्लास में? ऐसा नहीं ना कि म्यूट करके कहीं चल रही है। अच्छा, एक मिनट। तो ये हम लोग का आज यहाँ तक इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्टर्स ये कंप्लीट कर लिए हम लोग, है ना।